हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप तो सब बहुत बढ़िया होंगे। और नीट पीजी के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। आज इसी के बीच एक न्यूज़ भी है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किया है कि उनके सेंटर्स को इंक्रीज किया जाए। मैं बता दूं, पिटिशन जरूर उन्होंने फाइल अप किया है। ऑलरेडी एनबी ने सेंटर्स इंक्रीज कर दिए हैं। जिन बच्चों ने अदर्स के ऑप्शंस ठीक किए हैं बहुत सारे स्टेट्स में, वहां पर उनको अलॉटमेंट बाकायदा करस्पॉन्डिंग एड्रेस के आधार पर दे दी जाएगी। लास्ट ईयर 165 सेंटर्स थे, इस बार 255 सेंटर्स रखे गए। कोविड के की वजह से सेंटर्स बढ़ाए गए, लेकिन वो भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं और सेंटर्स की संख्या और बढ़ाई जा रही है। एनबी एनबी ने लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन 25 मार्च के बाद जिन बच्चों ने अदर्स का ऑप्शन टिक किया होगा फॉर्म भरते हुए, उनको वो अलॉट कर दिया जाएंगे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है कि एमबीबीएस के बाद इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में भी है, वो इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस है कवर कर सकते हैं, किन कोर्सेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज अपकमिंग कोर्सेज हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। एज ए मेडिकल काउंसलर मेरा फर्स्ट बनता है कि मैं आपको समझाऊं। लास्ट 14 ईयर से काउंसलिंग कर रहे हैं, तो लगभग आइडिया पूरा है, समझ में पूरी आती है। लगभग डॉक्टर्स की बैच की टीम है हमारे पास जो हर साल स्पेशलाइज एनालाइज करके चीजों को बताती है कि इन ब्रांचेस का क्या स्कोप है या नहीं है। इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम की तैयारी आप करने में बिजी होंगे, लेकिन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो एनालाइज करना जरूरी है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पे लगभग इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड अवेलेबल है। अगर आपको पेड गाइडेंस लेनी है, पेड सर्विसेज लेनी है, तो अवेल कर सकते हैं हमसे प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस डे 1 से लेकर डे लास्ट तक। और तब तक आपको असिस्ट करेंगे जब तक आपको कॉलेजेस अलॉट नहीं हो जाते, चाहे वो इस साल हो, चाहे वो अगले साल हो, चाहे वो राउंड 1 में हो, चाहे वो स्टे वैकेंसी राउंड में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली एमबीबीएस करने के बाद 5.5 साल बाद एमडी डीएनबी, एमडी का मतलब एमडी डीएनबी एंड एनबी डिप्लोमा, ये नया टैग है जो कि शुरू हुआ है इस बार, एनबी डिप्लोमा। उसके बाद एमएस एमडी और सुपर स्पेशलिटी होती है। ये कोर्सेज हैं, 3 साल के कोर्सेज होते हैं जो एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में खासकर लोग करते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। एनबी डिप्लोमा में भी लगभग 8 ब्रांचेस इस साल से शुरू कर दी गई हैं, गवर्नमेंट ने इशू की है। पहले डिप्लोमा हुआ करता था नॉर्मल, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ द एमएसएमडी डॉक्टर्स, उनको कन्वर्ट कर दिया गया नॉर्मल सीट्स पे। लेकिन अब उसको डिप्लोमा दोबारा से लॉन्च किया गया, लेकिन दोबारा नहीं, ये अलग चीज है। ये एनबी ने लॉन्च किया है, पहले वो एमसीआई ने लॉन्च किया था। दोनों में काफी डिफरेंस है। ये एनबी डिप्लोमा कहाँ होगा? ये एज ए इक्विवेलेंट टू डीएनबी कोर्स की तरह हॉस्पिटल्स में होगा, ना कि कॉलेजेस में होगा। ये फर्क इतना है कि ये हॉस्पिटल्स में पढ़ाया जाएगा, कहीं ना कहीं बात है। इसके बाद डीएनबी होती है, इसके बाद डीएम होता है। डीएम के बाद लोग डीएनबी भी कर लेते हैं, कुछ लोग एमसीएच करते हैं, एमसीएच भी होता है। कायदे में अगर मैं आपको समझाऊं और मैं आपको बताऊं तो यूजी, पीजी, पीजी1, पीजी2 ऐसे डिवीजन है। एमबीबीएस, स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, फिर फेलोशिप्स, ऐसे करके चलते हैं। इसका मतलब हो गया यूजी, पीजी1, पीजी2, पीजी3, ये करिकुलम है जो कि डिवाइडेड है। लोग फेलोशिप बहुत एज में भी करते हैं, काफी बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स भी जो काफी नामी ब्रांडेड डॉक्टर्स हैं इंडिया में, वो भी करते हैं। फेलोशिप 1 साल की होती है, कुछ 6 महीने की भी होती है। बहुत सारे इंटर्न कोर्सेज हैं, बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं फेलोशिप में जो लोग करते हैं और अवेल करके ट्राई करते हैं। निमंस कराता है, एम्स कराता है, जिपमर, बहुत सारे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो इसको कराती हैं। लोग फॉरेन से भी करके आते हैं। अब बात करते हैं एमडी, एमएस और डीएनबी। एक तो सीधी सी बात है कि नीट पीजी का एग्जाम होता है, एम्स पीजी होता है, आप पीजीआईएमआर होता है और जिपमर होता है। और इनमें कोर्सेज क्या एमडी एमएस है। डीएनबी की भी काउंसलिंग इस बार एमडीएमएस के साथ होगी, जो कि mcc.nic.in पे सेम प्लेटफॉर्म पे होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद इस बार से स्टार्ट हुई है। अब बात करते हैं एमडीएमएस में और डीएनबी में क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस इनके बीच देखे गए हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो एमडीएमएस के कैंडिडेट्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। एंट्री करनी बहुत डिफिकल्ट होती है एमडीएमएस में, लेकिन पास करना बड़ा इजी होता है कंपेरेटिवली डीएनबी। पासिंग रेट एनबीएमएस की काफी ज्यादा होती है। इन पब्लिक, एक आम आदमी के बीच में एमडीएमएस की रिकॉग्नाइजेशन
डीएनबी के कैंडिडेट से काफी ज्यादा मानी जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है तो चीजें इक्वलाइज होती जा रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो पे बात करें तो वक्त काफी ज्यादा वैल्यू मिलती है एमडीएमएस को लगभग डीएनबी के सामने देखा जाए तो आज भी। इवन बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स की नजर में भी वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। जो लोग डीएनबी करके आए हैं उनके पास एग्जांपल्स हैं, बोले नहीं बोले, कुछ लोग सच बोलते हैं, कुछ लोग बात को गोल मोल करके बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक फर्क है जो कि पब्लिक के बीच कहीं ना कहीं आगे रिकॉग्नाइज होता है। जो भी कोई पेशेंट जाता है वो सीधा कहता है मुझे स्पेशलिस्ट के पास है ना, एमडीएमएस वर्ड रटे हुए हैं, ना कि डीएनबी का। तो ये एक फर्क है जो कि कहीं ना कहीं है। और एमडीएमएस में क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ पेशेंट लोड्स बहुत ज्यादा हैं। इवन डीएनबी से ज्यादा पेशेंट्स देखने को मिलते हैं एमडीएमएस में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। लास्ट 2 सालों से डीएनबी में भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को इंटीग्रेट किया गया है। बेसिकली जो डीएनबी है वो ट्रेंड किया जाता है बिग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। अब कुछ गवर्नमेंट में भी ट्राई करने लगे हैं। डीएनबी में प्रैक्टिस ज्यादा मिलती है, थ्योरी पार्ट थोड़ा कम, थ्योरी के लिए पार्ट कम मिलता है, जिसकी वजह से पासिंग रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। यानी इजी टू एंटर है ये कोर्स, आप इजीली एडमिशन ले तो सकते हैं इस कोर्स में डीएनबी में, लेकिन पासिंग रेट आज भी बहुत कम है। आज भी 70-80%, 65%, कुछ 45-50% भी पासिंग रेट है जो सस्टेन करता है। ये डेटा मैं 2020 का बता रहा हूँ। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें पासिंग रेट नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज में हैंड्स ऑन नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज में सिर्फ पेपर वर्क ही कराते हैं, थ्योरी बहुत कम होती है। कुछ जगह ऐसा इंटरेस्ट नहीं लेते, कुछ जगहों पे चीजें अवेलेबल नहीं है। लेकिन डीएनबी में एक चीज का फायदा और भी है कि नई टेक्नोलॉजी, न्यू एनवायरमेंट, बहुत सारी चीजों के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जो कि एमडीएमएस में बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में ऐसे इक्विप्ड चीजें हैं। कुछ प्राइवेट में और कुछ गवर्नमेंट में, सभी ऐसे नहीं है। लेकिन डीएनबी के लगभग बड़े हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट में लगभग पूरी मशीनरी, न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स यूज हो रही है। फॉरेन में जो इंडिया माइग्रेट हुई हैं वो लोग यूज करते हुए देखे जाते हैं और लोग यूज करते हैं। और अगर आप बात करें एमडीएमएस करने के बाद भी आप डीएनबी कर सकते हैं, ये एक फेवरेबल पार्ट है। अगर आपने एमडीएमएस कोर्स किया है कहीं से तो आप डीएनबी का भी पार्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। एक्सपोजर डीएनबी में थोड़ा ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली एमडीएमएस। तो वैसे कोर्सेज के दोनों की मान्यता बराबर है, दोनों को इंडियन गवर्नमेंट ने इक्वलाइजेशन मान्यता दे रखी है। दोनों ही कोर्स 3 साल के हैं। दोनों ही कोर्स एमएस करने के बाद सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी डिमांड, डीएम कर सकते हैं, डीएम एमसीएच दोनों ही लोग कर सकते हैं। जिन्होंने एमडी किया हो या एमएस किया हो या डीएनबी किया हो तो इक्वलाइजेशन है। लेकिन कोशिश ज्यादातर लोग करते हैं कि एमडी एमएस में एडमिशन लें। इवन लोगों को डीएनबी मिल भी रहा तो लोग छोड़ के प्राइवेट में लेते हैं, अगर वो एक्सेसिबल हैं उस कंफर्टेबल ईयरली मनी के साथ तो जाते हैं। अब हम बात करें ब्रांचेस की, एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी, और एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी। अगर आप इसकी बात करें एमडी के साथ, अगर आप देखते हैं बेसिकली क्या है, क्लिनिकल है, पैरा क्लिनिकल है और बेसिक क्लिनिकल है। पीडियाट्रिक्स हो गया एमडी में, आप पीडियाट्रिक्स कर सकते हैं, मेडिसिन कर सकते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन कर सकते हैं, साइकेट्री कर सकते हैं, पैलेटिव मेडिसिन कर सकते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कर सकते हैं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, एनेस्थीसिया, रेडियो डायग्नोसिस, न्यूक्लियर मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, जीनेटिक मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये कोर्सेज आप एमडी के अंदर कर सकते हैं। ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनके अलग अलग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। अलग अलग कोर्सेज में आप डीएम एमसीएच डीएम कर सकते हैं। एमसीएच के लिए मास्टर ऑफ सर्जरी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद पैरा क्लिनिकल कोर्सेज है वो भी अब बहुत बूम पे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि इस ब्रांच का क्या एक्सपोजर है, और बाकायदा को डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनके फ्यूचर कंसेप्ट हैं जो आप लेके चल सकते हो, नहीं लेके चल सकते हैं। पैथो, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, इवन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आईएचबीटी, जो कि काफी कम वक्त में ऊपर की तरफ आती हुई ब्रांच है। और बेसिक क्लिनिकल की अगर बात करें तो फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी और बायोफिजिक्स, ये बेसिक क्लिनिकल ब्रांचेस में एमडी में ये कोर्सेज हैं। एमएस की बात करें अगर हम, तो एमएस में बहुत लिमिटेड 6 या 7 कोर्सेज ही हैं जो कि एमएस में काउंट होते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स गायनी, जनरल सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी और एमएस एनाटॉमी,
एक नॉन क्लिनिकल ब्रांच है एनाटॉमी, एमएस एनाटॉमी ही इकलौती हुआ नॉन क्लिनिकल ब्रांच जो एमएस में होती है, और उसको भी लोग लेते हैं। उसके भी अलग अलग एक्सपोजर्स हैं। वो करने के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज में आप डीएम कर सकते हैं। फर्दर कोर्सेज, फर्दर रिसर्चेस बहुत सारी हैं जिनको आप करके जा सकते हैं। डजंट मीन अगर आपने पैरा क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल लिया तो फ्यूचर एक्सपोजर नहीं होगा, ऐसा है। कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो एमडी से भी ज्यादा मॉनेटरी पार्ट में मजबूत हैं। लोग रिसर्चेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च यूनिट्स में वर्ल्ड में लोग अपने कोर्सेज को करते हैं। ये अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसे, कब, कहाँ, जगह, आपने क्या सोच के वो ब्रांच ली। ब्रांच लेने से पहले बहुत सारे ऑप्शंस और चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने क्यों ली है वो ब्रांच, आपका उसमें क्या मतलब था उस ब्रांच को लेने का। मॉनेटरी देखना चाह रहे थे, पैशन देखना चाह रहे थे, स्टेटस सिंबल देखना चाह रहे थे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं एक ब्रांच को चूज करने से पहले। कुछ न्यू अपकमिंग ब्रांचेस हैं जो इंडिया में लॉन्च हुई हैं, जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रही हैं और जिनकी जगह बहुत मजबूत होती जा रही है। जैसे कि एविएशन मेडिसिन है, एमडी एविएशन मेडिसिन, एरोस्पेस मेडिसिन भी उसको कहते हैं। एमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमडी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एमडी ट्रॉपिकल मेडिसिन, बड़ा यूनिक कंसेप्ट है इन ब्रांचेस का। और एक है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, दैट्स कॉल्ड एमपीएच, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन, एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी नई ब्रांच है जिसमें कुछ न्यू एडिशंस के साथ ये ब्रांच दोबारा से लॉन्च हुई है। ऐसी कुछ ब्रांचेस जो अपकमिंग ब्रांचेस हैं। इसके अलावा मैनी मोर ब्रांचेस और भी हैं जो कि लॉन्च हो रही हैं। एनएमसी में इसके बारे में क्राइटेरियाज बनाए हैं, फाइलेशन हो चुकी हैं, इसके बारे में कंपाइलेशन चल रहा है कोर्सेज का। इनको लेकर भी बातें चल रही हैं और ट्राई कोशिश कर रही है एनएमसी कि इसके बारे में भी कुछ नई ब्रांचेस और लॉन्च की जाएं। तो ये ओवरऑल एक्सपोजर है एमबीबीएस करने के बाद जो आप ले सकते हैं। इसके बाद सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं। अभी नहीं, कुछ वक्त बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या एमडी करने के बाद किस ब्रांच में आप डीएम कर सकते हैं। इसकी पुरानी वीडियो बाकायदा मेरे उसमें बाकायदा मेरे जो लाइब्रेरी है मेरी यूट्यूब की उसमें है, वो आप जाके उसको कंसल्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। 9675200801 हमारा नंबर है। स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है और टेलीग्राम लिंक का भी डिटेल दिया हुआ है, आप चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं। एज ए मेडिकल काउंसलर चीज़ों का पता आपको बताना बहुत जरूरी था। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं एमडी एमएस डीएनबी के अलावा भी जो आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं फॉरेन में कर सकते हैं। या इंडिया में भी लोग सिविल सर्विसेज का ऑप्शन लेते हैं, लोग इवन एमबीए भी करते हैं। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने एमबीबीएस करके एमबीए किया है, लेकिन वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किया है। अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग लॉबीज हैं, अलग अलग सोच हैं, थिंकिंग लेवल्स हैं। एक कोर्स और है जो मैंने जिक्र नहीं किया, उसको सीपीएस कहते हैं। डीसीएच और डीजीओस में रिकॉग्नाइज है। वो भी एक अलग तरह का कोर्स है जो कि रिसेंटली ही अप्रूव्ड हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर अप्रूव्ड हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर अप्रूव्ड हुआ है अब। तो ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेज जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन नीट पीजी की एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, प्ले रोल करती है। 18 अप्रैल को एग्जाम है, कंसंट्रेट करें, कोशिश करें प्रॉपर एग्जाम को प्रॉपरली देने का और अच्छा स्कोर करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिटेल चाहिए होगा, हम आपको फॉलो करते रहेंगे और आप हमें फॉलो करते रहिए टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को जितना आप लोगों तक पहुंचवा पाएं, ये आपकी हम्बलनेस होगी कि जिससे लोगों को मौका मिल पाए नई नई चीज़ों के बारे में जानने में, समझने को, प्रॉपर एनालाइज करके चलने का। जो भ्रम कुछ लोगों ने फैला रखा है उस भ्रम से बचने का। तो सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।